एक टाइम था जब अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सबसे करीबी फ्रेंड्स हुआ करते थे और आज वही दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में पलट गई। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री की उस सच्चाई है जिसका रिजल्ट आज ईयर 2026 में पूरी दुनिया भुगत रही है। आज हम समझेंगे यूएस और ईरान के बीच की 70 इयर्स ओल्ड कहानी को, और वो भी बिल्कुल सिंपल और क्लियर वर्ड्स में। ये कहानी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये कहानी है ऑयल, रिलीजन, पावर, पॉलिटिक्स और ट्रस्ट टूटने की कहानी। और अगर आपको ये कहानी समझ आ गई तो आपको आज का टेंशन जो चल रहा है वो भी समझ आने लगेगा। नमस्ते दोस्तों, 1950s का टाइम था और दुनिया कोल्ड वॉर के बीच में थी। यूएस और सोवियत यूनियन दोनों अपनी अपनी पावर्स बढ़ाने में पड़े थे। तभी मिडिल ईस्ट का एक देश ईरान वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया था क्योंकि यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स थे। ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसादेह उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि ईरान का ऑयल ईरान के लोगों का होगा, ना कि ब्रिटिश कंपनी का। ये डिसीजन ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे उनका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कंट्रोल खत्म हो रहा था। अमेरिका को एक डर था कि अगर ईरान वेस्टर्न कैंप से दूर हो गया तो वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और इसीलिए 1953 में CIA ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एजेक्स। इसी ऑपरेशन के थ्रू मोहम्मद मोसादेह को पावर से हटा दिया गया और उसकी जगह पे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को वापस स्ट्रॉन्ग रूलर बना दिया गया। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप हुई। शाह के रूल में ईरान को अमेरिका से मॉडर्न वेपन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक सपोर्ट मिला। तेहरान एक मॉडर्न सिटी बन रहा था और वेस्टर्न लाइफस्टाइल वहां रैपिडली ग्रो कर रही थी। लेकिन इसी डेवलपमेंट के पीछे एक डार्क साइड भी थी। शाह एक ऑथोरिटेरियन रूलर बन गया था। उसकी सीक्रेट पुलिस सावक लोगों को टॉर्चर करती थी और ऑपोजिशन को क्रश कर देती थी। धीरे धीरे ईरानियन पब्लिक के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि शाह उनका लीडर नहीं परंतु अमेरिका का पपेट है। यहीं से एक बीज बोया गया जो आगे जाके एक मासिव रिवॉल्यूशन में बदलने वाला था। 1979 ईरान में एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसने हिस्ट्री के डायरेक्शन ही बदल दी। इस रिवॉल्यूशन को लीड किया आयतोल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने, जो एक पावरफुल रिलीजियस लीडर थे। ईरान की जनता शाह के खिलाफ सड़कों पे आ गई। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि शाह को कंट्री छोड़ के भाग जाना पड़ा और बाद में ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और यहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों साथ में चलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब नवंबर 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया और उन्हें 444 डेज तक कैप्टिव रखा। अमेरिका के लिए ये एक ह्यूमिलेशन था और ईरान के लिए ये एक मैसेज था। इसी इंसिडेंट के बाद ईरान ने अमेरिका को द ग्रेट सैटन बोलना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने भी ईरान पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए और दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन एकदम खत्म हो गए। ये वो मोमेंट था जहां पे दोस्ती ऑफिशियली खत्म हो गई और दुश्मनी स्टार्ट हो गई। अगले कुछ डिकेड्स तक ईरान और अमेरिका के बीच एक डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ पर कंटिन्यूअस शैडो वॉर्स चलती रही। 1980s में इराक ने ईरान पर अटैक किया। इराक के लीडर सद्दाम हुसैन थे और इस वॉर में अमेरिका ने डायरेक्टली इराक का सपोर्ट किया। ईरान को आइसोलेट करने की स्ट्रेटेजी यूज की गई। इसके बाद ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। उन्होंने डायरेक्ट वॉर नहीं की परंतु प्रॉक्सी ग्रुप्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। हिजबुल्लाह लेबनान में, मिलिटियास इराक में और हौथीज यमन में ईरान के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए। अमेरिका ने भी इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज को सपोर्ट करना कंटिन्यू रखा। 2000s के अराउंड दुनिया को पता चला कि ईरान सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। अमेरिका और उसके एलाइज को डर लगा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। 2015 में एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की जिसे JCPOA कहा गया। इस डील के अंडर ईरान ने प्रॉमिस किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा और इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस अलाउ करेगा। बदले में अमेरिका और यूरोप ने ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए।
इस मोमेंट पे दुनिया को लगा कि चलो अमेरिका और ईरान के बीच में सब कुछ सही हो गया, बट पिक्चर अभी बाकी था। 2018 में सब कुछ फिर से बदल गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि अमेरिका न्यूक्लियर डील से बाहर निकल रहा है। उन्होंने कहा कि ये डील फ्लॉड है और ईरान को रोकने के लिए ये काफी नहीं है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हैवी प्रेशर पॉलिसी लगाई। ईरान पर मैक्सिमम इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए और ईरान की इकोनॉमी को टारगेट किया गया। इसकी वजह से करेंसी गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया और पब्लिक पर प्रेशर बढ़ने लगा। जनवरी 2020 में एक और शॉकिंग इवेंट हुआ। अमेरिका ने इराक में एक ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू ईरान के टॉप जनरल कासिम सोलेमानी को मार दिया। सोलेमानी ईरान के लिए एक नेशनल हीरो के बराबर थे। ईरान ने इसका जवाब दिया। उन्होंने इराक के यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल से अटैक किया। ये वो मोमेंट था जब पूरी दुनिया को लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है, लेकिन दोनों साइड से लास्ट मोमेंट पर फुल स्केल वॉर अवॉइड कर ली गई। आज 2026 में सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल को इतना बढ़ा दिया है कि वो अभी न्यूक्लियर वेपन बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इजराइल ओपनली कह रहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देगा। इसीलिए साइबर अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स बढ़ रहे हैं। 2025 के एंड और 2026 के बिगिनिंग के बीच में मल्टीपल इश्यूज रिपोर्ट हुए जहां पे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट बना दिया गया है। ईरान ने भी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू रेड सी और मिडिल ईस्ट में यूएस और एलाइड इंटरेस्ट को टारगेट किया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पर पड़ रहा है। ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर हम सरफेस पे देखें तो हमें लगेगा कि ईरान और यूएस के बीच की दुश्मनी पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन जब हम और गहराई में देखें तो हमें पता चलता है कि ये दुश्मनी सिर्फ दो देशों की नहीं है, लेकिन दो सोच, दो सिस्टम और दो दुनियाओं के टकराव की है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है आइडियोलॉजी का क्लैश। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने आप को डेमोक्रेसी का लीडर मानता है। उनका मानना है कि हर देश में फ्रीडम, इलेक्शंस और इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। दूसरी तरफ ईरान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बताता है, जहां रिलीजियन सिर्फ पर्सनल बिलीफ नहीं बल्कि पूरा गवर्नेंस सिस्टम डिफाइन करता है। ईरान के लीडर्स के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, परंतु एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है। अमेरिका को लगता है कि ईरान की आइडियोलॉजी डेंजरस है और ईरान को लगता है कि अमेरिका उनका कल्चर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पावर एंड कंट्रोल ऑफ मिडिल ईस्ट। जब ऑयल की बात आती है तो मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक रीजन है। जो भी इस रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा वो ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्रोल रख सकता है। अमेरिका सालों से इस रीजन में अपने प्रेजेंस मेंटेन कर रहा है, चाहे वो मिलिट्री बेसिस के थ्रू हो या चाहे अलायंस के बेसिस पे। ईरान का विजन थोड़ा अलग है। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम से कम हो और रिलीजियन पावर खुद अपने डिसीजन ले सके। इसी वजह से ईरान अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करने के लिए प्रॉक्सीज का यूज करता है और ये एक चेस गेम के जैसा है जहां पे हर एक मूव एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है। तीसरा फैक्टर है ट्रस्ट का टूट जाना। सोचिए, अगर कोई एक देश आपकी गवर्नमेंट को अचानक से हटा दे, जैसे 1953 में ईरान के साथ हुआ था, तो क्या आप उस पे फुली ट्रस्ट कर पाओगे? और फिर 1979 में जो होस्टेजेस क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से अमेरिका के लिए ईरान को एक अनप्रेडिक्टेबल और होस्टाइल नेशन बना दिया गया। इसके बाद हर नेगोशिएशन, हर डील एक सस्पिशन के साथ होता था। JCPOA न्यूक्लियर डील भी इसी वजह से लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं हो पाया था। चौथा फैक्टर है प्रॉक्सी वॉर्स की सिस्टम। डायरेक्ट वॉर रिस्की होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है और कॉस्टली भी होती है। इसीलिए ईरान और अमेरिका दोनों ने एक स्मार्टर लेकिन ज्यादा डेंजरस तरीका अडॉप्ट किया, प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करता है ग्रुप्स के थ्रू, जैसे हिजबुल्लाह, हाफिज और इराक के मिलिटेंट्स। ये ग्रुप डायरेक्टली ईरान के नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली ईरान के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एलिस को सपोर्ट किया, जैसे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल को। इसका रिजल्ट ये होता है कि कभी भी डायरेक्टली वॉर नहीं होती, वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती, बट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं रुकता। पांचवा फैक्टर है न्यूक्लियर वेपन्स का डर।
अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो पावर का बैलेंस बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इजराइल, जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर माना जाता है, वो ईरान को एक थ्रेट के रूप में देखता है। अमेरिका के लिए भी ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि न्यूक्लियर ईरान का मतलब होगा कि मिडिल ईस्ट में एक नया पावर सेंटर क्रिएट हो जाएगा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को हमेशा के लिए चैलेंज करेगा। इसी वजह से न्यूक्लियर इश्यू सबसे डेंजरस और सेंसिटिव पार्ट बन गया है यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। ईरान के लोग सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, अमेरिका के सोल्जर रिस्क लेते हैं और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कांस्टेंट इंस्टेबिलिटीज में जीते हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड और डेंजर हो सकती है। कभी कभी जंग बंदूक से नहीं, सोच से लड़ी जाती है, और अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग खत्म होने से काफी दूर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये जंग से इंडिया क्या सीख सकता है? जब हम यूएस और ईरान की 70 साल पुरानी कहानी को देखते हैं तो हमें ये एक कहानी नहीं, लेकिन ये एक वार्निंग लगती है। एक ऐसी वार्निंग जो इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहला लेसन है, फॉरेन पॉलिसीज में बैलेंस बहुत ही जरूरी होता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक तरफ इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जहाँ टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड में पार्टनरशिप बढ़ रही है। दूसरी तरफ इंडिया का ईरान के साथ भी एक हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहा है, स्पेशली एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ईरान और अमेरिका की कहानी ये सिखाती है कि अगर कोई देश एक साइड पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज कर देता है। इंडिया ने हमेशा एक मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच फॉलो किया है, जहां वो सबके साथ रिलेशन रखता है लेकिन किसी एक कैंप का हिस्सा कभी भी नहीं बनता। और यही अप्रोच इंडिया की आज के टाइम में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन चुका है। दूसरा लेसन है, इंटरनल स्टेबिलिटी ही एक्सटर्नल स्ट्रेंथ बनाती है। ईरान की हिस्ट्री में एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्लियर है। जब शाह ने अपनी जनता की आवाज को इग्नोर किया तब अंदर से एक एक्सप्लोजन हुआ जो रिवॉल्यूशन में बदल गया। इंडिया के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि देश की असली पावर सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी नहीं है, बल्कि लोगों का ट्रस्ट होता है। जब देश के सिटीजन सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं तब देश स्ट्रॉन्ग होता है, और जब ये ट्रस्ट टूट जाता है तो सबसे पावरफुल सिस्टम भी हिल जाती है। तीसरा पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस। ईरान के पास ऑयल है और इसी ऑयल की वजह से वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन रहा है, लेकिन सैंक्शंस ने उसी इकोनॉमी को हेवीली इम्पैक्ट कर दिया है। इंडिया एक एनर्जी इंपोर्टेंट डिपेंडेंट कंट्री है, इसलिए इंडिया के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करे, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करे और किसी एक रीजन पर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि अगर कल को मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट इंडिया जैसे देशों पर ही होता है। फोर्थ लेसन, प्रॉक्सी वॉर्स से दूर रहना। ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट्स ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बैटलफील्ड बना दिया है। डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन हर जगह इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा चलते ही रहते हैं। इंडिया ट्रेडिशनली इस चीज से दूर रहा है। इंडिया ने कभी एग्रेसिवली किसी दूसरे रीजन में प्रॉक्सी वॉर का पार्ट बनने की कोशिश नहीं की है। ये एक मैच्योर अप्रोच है जो इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकता है। पांचवा लेसन है न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इंडिया ने हमेशा नो फर्स्ट यूज जैसे पॉलिसीज को फॉलो किया है। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम वर्ल्ड के लिए एक टेंशन का सोर्स बना दिया गया है। ये सिचुएशन इंडिया को ये रिमाइंड करवाती है कि न्यूक्लियर पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। एक गलत सिग्नल या एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया को क्राइसिस में डाल सकती है। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट लेसन, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। 1953 का कूप और 1979 के होस्टेज क्राइसिस, ये दो इवेंट्स आज भी ईरान और अमेरिका के रिलेशन को डिफाइन करता है। एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो डिकेड्स लग जाते हैं उस ट्रस्ट को वापस आने में। इंडिया के लिए ये क्लियर सिग्नल है कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंडिया को उसको मेंटेन करना ही होगा। आज इंडिया एक राइजिंग पावर है। वर्ल्ड उसे वेस्ट और ईस्ट के बीच के ब्रिज के रूप में देख रहा है, और आज इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ अपने ग्रोथ की नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी में अपना रोल प्ले करने की। ईरान और अमेरिका की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन हमें ये जरूर सिखाती है कि कैसे गलतियां हिस्ट्री बना देती है और अच्छा डिसीजन फ्यूचर डिफाइन कर देता है।
अगर आपको ऐसे ही डीप वीडियोस पसंद है जो कॉम्प्लेक्स इश्यू को सिंपल लैंग्वेज में समझाता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।